इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट कर सकते हो अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए। अब दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो तो आपके पास कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो ऐसे कौन से डिडक्शन ऑप्शंस हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए तक है तो भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। दूसरी तरफ जो न्यू टैक्स रेजिम है, इसके जो स्लैब रेट्स है वो रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, लेकिन कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा आपको नहीं मिलने वाला न्यू टैक्स रेजिम में। तो ध्यान रखिए, अगर आप डिडक्शन ऑप्शंस को यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को यूज करके अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हो तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से डिडक्शन ऑप्शंस है जो कि आपको मदद करेंगे आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ टैक्स सेविंग ऑप्शंस देखने वाले हैं जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेंगे अगर आप अपना जो डिडक्शंस है उनको क्लेम करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हो, दोनों ही ऑप्शन में आपको ₹50,000 क्लेम करने का मौका मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या फिर अगर आप एक पेंशनर हो। ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलने वाला। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन 80C है, जो कि बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है इंडिया में जहां तक इनकम टैक्स सेविंग का सवाल आता है, तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपीस क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है, यानी कि हर महीने जो आपको सैलरी मिलती है उसमें से आपका पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है डिडक्ट होता है, तो उस अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में आप जमा कर सकते हो हर साल, और जितना अमाउंट आप जमा करोगे उतना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपीस। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स अगर आप पे करते हो, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है तो जो भी प्रीमियम्स आप पे करोगे वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत। इसके अलावा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जिसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का, अगर आप उसमें निवेश करते हो तो जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे इस म्यूचुअल फंड में वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सेक्शन 80C के तहत। और इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हो, जो कि स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स है यानी कि 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स है, अगर आप उसमें सेव करते हो तो आपको सेक्शन 80C के तहत वो अमाउंट एज ए डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है तो होम लोन का जो EMI है उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आप क्लेम कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शंस के अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस है सेक्शन 80C के तहत, जो कि मैंने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस को यूज करके मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस क्लेम कर सकते हो एज डिडक्शन अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। इसके अलावा सेक्शन 80D, जो कि बिलोंग करता है मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को, उसमें भी आप क्लेम कर सकते हो अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है और जो आप प्रीमियम्स पे कर रहे हो अपने लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, तो मैक्सिमम आप 50,000 रुपीज क्लेम कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए 25,000 अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है, और खुद के लिए 25,000 अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन के लिए ये जो लिमिट है 50,000 रुपीज की है, तो अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हो और आपके पेरेंट भी सीनियर सिटीजन है तो इसकी लिमिट 1 लाख तक पहुंच जाएगी अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो। इसके अलावा सेक्शन 80CCD1 भी, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें इंक्लूडेड है नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको मदद करता है सोर्स ऑफ इनकम पाने के लिए। अगर आप इसमें निवेश करते हो मैक्सिमम आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अब दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हो, इस
इस पर्टिकुलर स्कीम में उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और ये 50,000 रुपए आपको एडिशनल मिलने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C जिसका मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शंस को अगर हम ऐड करें तो 2 लाख रुपीज आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, आपका जो डिडक्शंस है उनको क्लेम करने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। इसके अलावा सेक्शन 24B यानी कि अगर आपका होम लोन चल रहा है और उसमें से जो आपका EMI है उसमें आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपके EMI में जो आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हो, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट होता है जिसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24B के हिसाब से। तो दोस्तों होम लोन का EMI कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरीके से आप प्री पेमेंट करके जो होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है उसको बचा सकते हो, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा अगर आपका कोई एक्सिस्टिंग होम लोन चल रहा है या फिर अगर आप नया घर खरीदना चाहते हो होम लोन पे। इसके अलावा HRA जो कि है हाउस रेंट अलाउंस का कंपोनेंट जो कि आपकी सैलरी पे स्लिप में आपको दिखेगा। तो दोस्तों ये अमाउंट भी आप क्लेम कर सकते हो अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो। तो इसकी जो लिमिट है वो डिपेंड करती है कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से, आपका जो बेसिक सैलरी है और फिर उसके बाद आप रेंट कितना पे करते हो और आप कौन से सिटी में रह रहे हो, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं HRA एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब HRA कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट पे कैलकुलेटर भी बनाया है, तो आप उस कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो अपना HRA एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपको अगर हाउस रेंट अलाउंस का कंपोनेंट नहीं मिल रहा, तो आप सेक्शन 80GG के हिसाब से मैक्सिमम ₹60,000 क्लेम कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो। ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिर्फ रेंट पे रहते हो तो ही आप ये वाला जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80TTA जो कि बिलोंग करता है आपका सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट को, उसमें आप मैक्सिमम ₹10,000 क्लेम कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों हर क्वार्टर में आपने देखा होगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाता है, तो उस इंटरेस्ट को भी आपको आपकी इनकम है उसमें ऐड करना होता है ताकि आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो सके। लेकिन अगर आपका जो टोटल इंटरेस्ट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 10,000 या फिर उससे नीचे है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80TTA के अगेंस्ट। इसके अलावा समझो अगर आपका 15,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है तो भी आप 10,000 रुपए को सेक्शन 80TTA के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, और बचा हुआ ऊपर का 5,000 रुपए है आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी यूज कीजिएगा जब नेक्स्ट टाइम आप अपना जो ITR है उसको फाइल करोगे, ताकि आपका जो इनकम टैक्स है वो बच सके। तो दोस्तों अगर हम ये सारे नंबर्स ऐड करें, जैसे कि आप देख सकते हो 50,000 ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन और फिर इसके अलावा ₹1.5 लाख जो कि सेक्शन 80C में है, तो 2 लाख रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पे 50,000 रुपीज यानी कि 2.5 लाख और फिर वापस से यहाँ पे 50,000 रुपीज यानी कि 3 लाख रुपीज और फिर यहाँ पे सेक्शन 24B के अगेंस्ट 2 लाख रुपीज, तो आपका टोटल डिडक्शंस 5 लाख हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप 10,000 रुपीज एडिशनली क्लेम कर सकते हो, और अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो आप एडिशनली और अमाउंट को भी सेव कर सकते हो एज इनकम टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम टोटल कंसिडर करें कि 5 लाख रुपीज तक का अगर आप डिडक्शंस को क्लेम करना चाहते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो आपका कितना इनकम टैक्स सेव हो सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हम
हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो समझो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 को हम सेलेक्ट करते हैं, और एज 0 से लेके 60 ईयर्स हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टोटल डिडक्शन हमने कैलकुलेट किया है वो है 5 लाख रुपीज़। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में समझाया कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या फिर उससे नीचे आती है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। तो समझो अगर आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, टोटल इनकम 10 लाख रुपीज़ है, तो ये 10 लाख में से हम 5 लाख रुपीज़ एज डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज़ हो जाए और हमें कोई भी इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। तो 10 लाख के इनकम पे और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 कंसिडर करके आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जो इनकम टैक्स है वो है 1,06,600 रुपीज़। अब दोस्तों हमारा यही एम रहना चाहिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कि जितना हम डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सके हमें यूज़ कर लेना चाहिए ताकि हमारा जो इनकम टैक्स है वो सेव हो सके। तो समझो सेक्शन 80C में हम 1.5 लाख रुपए मेंशन करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज़ मेंशन किया, हमारा जो इनकम टैक्स है वो डिक्रीज़ हो गया ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। इसके अलावा सेक्शन 80D में हम 50,000 रुपीज़ मेंशन करेंगे तो हमारा वापस से इनकम टैक्स डिक्रीज़ हो गया। और फिर इसके अलावा सेक्शन 80CCD1B में 50,000 वापस से हम मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वापस से हमारा जो टैक्स है वो सेव हो रहा है। इसके अलावा सेक्शन 24 में समझो अगर आपका होम लोन चल रहा है और मैक्सिमम हम 2 लाख रुपीज़ को क्लेम करते हैं अपना इनकम टैक्स सेव करने के लिए, जहां तक होम लोन इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट का सवाल है, तो हमारा जो इनकम टैक्स है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ हो गया डिफरेंट डिडक्शन ऑप्शंस को यूज करके। और जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A है वो हमें मदद करता है कि हमें कोई भी इनकम टैक्स पे न करना पड़े ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ही मिलेगा। तो इस केस में जब आपकी इतनी इनकम है और अगर आप ये सारे डिडक्शन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से बहुत ही आसानी से आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव कर सकते हो। अब समझो अगर आपका होम लोन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने होम लोन नहीं लिया है तो हम इसको 0 मेंशन करते हैं। और समझो अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो और आपका जो HRA एक्सेम्पशन अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ है, तो अगर हम 1 लाख रुपीज़ भी मेंशन करें, जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो इनकम टैक्स है 33,800 हो जाता है, जो कि कम है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम का इनकम टैक्स जो कि है 54,600 रुपीज़। तो दोस्तों आपको ये सारे डिडक्शंस को क्लेम कर लेना चाहिए इस केस में अगर आपकी इतनी इनकम है, और फिर अगर आप ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हो आपके फ्यूचर की सेविंग्स के लिए। तो दोस्तों ये आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। तो आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में आपको कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए। अब इसके अलावा मैंने और भी कई सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं इस कैलकुलेटर के पेज पे, जैसे कि आप देख सकते हो होम लोन का EMI कैलकुलेटर है, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर, और फिर यहाँ पे HRA कैलकुलेटर को भी आप यूज़ कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट का कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो इस तरीके से आप डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा उठा सकते हो जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। अब ये आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना चाहिए जब आप इनकम टैक्स पे करोगे। तो ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर मेरी वेबसाइट पे आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो डिसाइड करने के लिए कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन से टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करने वाले हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनगैलेक्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।